तो हे देयर वेलकम बैक इन थ्रू स्क्वाड चैनल अगेन। हमने कह सकते हो डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया। आज हमारे पास एओडी देखना है, मतलब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। मतलब जो भी हमने डिफरेंशिएशन किया था इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब कह सकते हो वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा हमेशा हमारे पास, ठीक है। यानी अब वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले कंडीशन में हमारे पास आ गए हैं। तो अगर एओडी की अगर हम बात कर लें आसानी से, तो पहला चैप्टर अभी जो पढ़ रहा है वो क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा हमारे पास चैप्टर होने से मोनोसिटी, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तीसरा चैप्टर की बात कर लीजिएगा अगर हम हमारे पास, तो रोल्स एंड लैंग्वेज थ्योरम भी पढ़ेंगे हमारे पास। फिर वहीं पर आप कह सकते हो मैक्सिमा एंड मिनिमा की भी बात करनी है अभी हमारे पास, ठीक है। तो और अगर इसमें बात कर ले हमारे पास सिंपल सा क्या, तो इसमें हम मोनोटोनिसिटी में अगर हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ें भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम क्या कवर करेंगे हमारे पास, आज हम सिंपल से रेट के क्वेश्चन देखेंगे। रेट के क्वेश्चन क्या हमारे पास जो चेंज नहीं होती कि इस रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पे हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ कह सकते हो सरफेस एरिया पूरे था, वॉल्यूम पूरे था, सर्कल पूरे था, उस तरीके रेट मेजरमेंट, ठीक है। रेट मेजर आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल और रेट मेजरमेंट पढ़ेंगे हमारे पास, ठीक है। बात रही कि इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी क्या सीन रहेगा हमारे पास, क्या सकते हो उसको भी पढ़ेंगे हमारे पास। लेकिन पहले आज ये सब दो पढ़ लेंगे हमारे, टेंजेंट एंड नॉर्मल और फिर रेट मेजरमेंट। उसके बाद क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास, रोल्स एंड लैंग्वेज थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारे पास, इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। सिलेक्टेड प्रॉब्लम करने हैं हमारे पास, बाकी को आपको प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन कराएंगे आपके पास जो उससे एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो जाए, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद सिंपल सा एओआई मतलब एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद फिर आईटीएफ, यहाँ से पूरी कैलकुलस हमारे पास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, 28 या 30 दिसंबर तक। उसके बाद फिर बाकी एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वाला शुरू कर देंगे हमारे पास। वहाँ पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। देखो क्यों हमने कैलकुलस क्यों हमने शुरुआत करी हुई थी, क्योंकि अगर एक बार कैलकुलस हमारे पास अच्छी हो जाती है तो जाहिर सी बात है हमारे पास वेटेज अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में पूरी हो जाए, यानी कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा रोल रहने वाला है हम लोगों का, क्योंकि उस पर डिस्कशन करने के, क्योंकि ये आराम से अभी चल जाएंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे उसको हम कह सकते हो जनवरी और फैब के लास्ट तक तो हम खत्म ही कर देंगे। मार्च भर हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी, पीवाईक्यू लगाना, सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाना, जो कि हम आपके साथ शेयर आउट करेंगे, ठीक है। खैर ठीक है, फिर वहीं से आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर सितंबर में भी उस एग्जाम है हमारे पास, उसका भी क्राइटेरिया देख लेंगे क्या क्या सीन रहेगा हमारे पास, ठीक है। अगर टेंजेंट और नॉर्मल की अगर हम बात करें हमारे पास, तो टेंजेंट का मतलब क्या, देखो टेंजेंट और नॉर्मल की बात करें हमारे पास, तो इसमें जाहिर सी बात है स्लोप आएगा। अगर स्लोप आएगा तो एक इनकंसम्पशन आ जाएगा हमारे पास, इसको स्लोप भी बोल रहे। स्लोप मतलब क्या होता है हमारे पास, तो स्लोप मतलब क्या होता है, और एक होता है इंक्लिनेशन, मतलब क्या होता है इंक्लिनेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के इंक्लिनेशन और हमारे पास स्लोप के बीच का मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर बात करें इंक्लिनेशन का मतलब होता है हमारे पास सिंपल सा एंगल बोले तो थीटा, ठीक है। लेकिन स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का डायरेक्ट मतलब होता है टेन थीटा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि इंक्लिनेशन कोई सा भी एक एंगल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन टेन थीटा मतलब स्लोप का एक टेन थीटा, यानी थीटा के अंदर मतलब इस थीटा की कोई वैल्यू होगी, फिर उसको टेन थीटा में निकाल के वो जो आएगा वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास इंक्लिनेशन का एंगल किस तरीके से बनता है, मान लो अगर हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, अगर एक नॉर्मल लाइन पढ़ती है तो उसका क्या सीन होता है, मतलब उसी के हिसाब से फिर तो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मतलब कह सकते हो हमारे पास इंसिडेंट रे, इसी तभी तो बताते हैं हमारे पास इंसिडेंट रे क्या होती है हमारे पास जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हालांकि वो तो अलग मैटर हो गया हमारे पास, मतलब उसमें भी नॉर्मल होता है, उसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। खैर, यहाँ पे कोई सा भी एक कर्व जाएगा हमारे पास इस तरीके का, और यहाँ पे भी एक हमारे पास एक्स एक्सिस है। कल को अगर इस एक्सिस की लाइन पे अगर कोई सा भी टेंजेंट हम एक पॉइंट में ड्रॉ करते हैं, हालांकि हमारे पास ये समझ लेना एक पॉइंट है हमारे पास, ये जो थीटा बन रहा है ये क्या मतलब थीटा हमारे पास कह सकते हो, ये अंदर की तरफ नहीं, इसको अगर बाहर की तरफ बना है हमारे पास तो ये हमारे पास एक थीटा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये थीटा, अब ये थीटा हमारे पास ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दो तरीके की थीटा होता है, पर 90 ज़्यादा या 90 कम वाला सीन है हमारे पास। इस तरीके से स्लोप मतलब क्या हुआ, टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा का मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ था जब डिफरेंशियबिलिटी शुरू करी थी, इसके अंदर क्या होता है, डिवाई बाई डी एक्स। अच्छा, डिवाई बाई डी एक्स। और स्लोप का मतलब हमारे पास इसको हम डिनोट करते थे एम से। अच्छा, एम मतलब क्या होता है, ये तो एक अगर स्ट्रेट लाइन है, कोई सी भी अगर स्ट्रेट लाइन अगर पास हो गई तो इसका मतलब क्या होता है, वाई एम एक्स प्लस का सी। हालांकि बात समझ में आई आपको,
ठीक है ना। ये चलो इस तरीके की लाइन उन्हें पड़ी हुई थी। अगर हम और बात करें इंटरसेप्ट की बात कर ले अगर हमारे पास, तो यहाँ से भी एक लाइन गई हमारे पास, ये क्या इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब कोई सी भी अगर लाइन पास हुई तो कितना वो उस लाइन के एक्स एक्सिस के अंदर एरिया, मतलब कितना अंदर एक लाइन जो पास हुई हमारे पास, उस लाइन के कितना एंगल आ रहा है हमारे पास, कितना एरिया आ रहा है, कितनी लाइन आ रही है किसके, उस लाइन को काटी। यहाँ पे अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो इतना एरिया क्या कहलाएगा हमारे पास, इतना पार्ट क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा अगर यहाँ से भी बात, यहाँ से अगर इसने यहाँ तक काटा, क्योंकि ये इसके अंदर तक आ रहा है ना हमारे पास, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे वाई इंटरसेप्ट। तो बात ये क्लियर हुई आपकी, ठीक है ना। ये चीज अगर समझ में आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर हमें डिवाई बाई डी एक्स होता है हमारे पास, तो ये तो एक जनरल फॉर्म हो गया हमारे पास डिवाई बाई डी एक्स का। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पर इसमें, तो ये होता है टेन थीटा डी थीटा हमारे पास। अच्छा ये डी थीटा होता है, लेकिन ये तो बात हुई हमारे पास कि ये टेन थीटा मतलब किस पॉइंट में कट करता है हमारे पास, ठीक है, ये जाहिर सी बात हुई। लेकिन किस पॉइंट में टच करता है इसकी अगर बात कर ले अगर हमारे पास, तो इसको हम दुनिया वाले दो, ये तो बात हुई हमारे पास टेन थीटा है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे टच करेगी हमारे पास, ठीक है। और टच कहाँ करेगी हमारे पास, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, क्वांटिटी ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ टेंजेंट पे अगर कोई सा भी दो अगर पॉइंट है हमारे पास, कोई भी कार्टेशियन पॉइंट में अगर कोई से भी कार्टेशियन में अगर पॉइंट है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई में होगा, तो एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, x1 और y1, ठीक है। ये तो मतलब अगर ये डिवाइड बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हमारे पास, तो उस पॉइंट में निकाल रहे हैं जहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, कहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट हमारे पास टच हुई है किसी कर्व के, तो किस पॉइंट में टच हुई, तो x1 और y1। तो यानी जिस इस पॉइंट में टच हुई हमारे पास, तो इसी पॉइंट में डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे। हाँ इसी पॉइंट में डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसको किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, x1, y1 के। बात समझ में आई हमारे पास। कोई सब पूछे डिवाइड बाई डी एक्स अगर निकालो तो किस, ये क्या है हमारे पास, तो ये कह सकते हो टचिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट में हमारे पास टेंजेंट और कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। वो पॉइंट का x1 और y1, और जो x1 y1 ही पॉइंट में हमारे पास क्या निकालते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स निकालते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको अगर देखें तो इसको, इस पॉइंट को अगर एक नाम और भी देते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब कि अच्छा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और क्वांटिटी ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा कह सकते हो, मतलब वही है लेकिन बोलने का तरीका अलग आता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये होगा हमारे पास जहाँ से हमारे पास कांटेक्ट हो चुका है। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि अभी टच होने की कोई टेंडेंसी, मतलब कह सकते हो पॉइंट में कुछ भी हमारे पास अभी टच होने में कुछ बाकी, जब हम टच होने का बाकी, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका बाकी का मतलब ये हुआ हमारे पास कि जैसे डिवाइड बाई डी एक्स निकाले, मतलब हमारे पास वो टच हो जाएगा पॉइंट। बात समझ में आई। इसका मतलब देखो कुछ डिफरेंस नहीं, बस उसमें लैंग्वेज का फर्क है हमारा। इसमें मतलब ये हुआ कि डिवाइड बाई डी एक्स, जब आप डिवाइड बाई डी एक्स निकालने हैं हमारे पास, उसके बाद ये क्या हो जाए, पॉइंट ऑफ वहां से हमारे पास जो x1 y1 है, x1 y1 में जैसे हम डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेंगे हमारे पास, तो वहाँ पे जो भी टेंजेंट होगी वो कर्व को छू लेगी हमारे पास, जैसे वहां से उसका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस लैंग्वेज का फर्क था। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले की तरफ बढ़ जाते हैं। इंक्लेशन मतलब कंफ्यूज मत हो रही है, उससे जाहिर सी बात है एक एंगल, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब होता है डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब कह सकते हो हमारे उसी मतलब क्या होता है। अच्छा तो पहले से भी अगर बात कर लेगा हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल के स्लोप हम कैसे निकालेंगे हमारे पास, तो ध्यान से देखो कि जब भी अगर हमारे पास दो, हमारे पास ये जाहिर सी बात पता है, अगर हमारे पास फ्लो देखो स्लोप ऑफ, अच्छा तो आप शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखना सीखो, क्योंकि ये लिखा हो अरे यार स्लोप, ये क्या कोई पूछे आपको, ये लिखा हो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसके बराबर होता है हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल के, ठीक है। ये कब कंडीशन होगी हमारे पास, जब ये कैसा केस होगा, पैरेलल का केस होगा। पहले जब ये दोनों लाइन, भाई दो लाइन तो होगी एक हमारे पास, एक तो हमारे पास, ठीक है, एक तो नॉर्मल बनेगा हमारे पास जो कि सीधा नॉर्मल बनेगा, और एक टेंजेंट, जब भी नॉर्मल ड्रॉ होगा और जब भी टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे हमारे पास, तो ये दोनों स्लोप अभी बराबर होंगे। हालांकि ये अभी आपको चीज नहीं समझ में आ रही, जब क्वेश्चन करें तो आपको डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और जब भी अगर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों मल्टीप्लाई में होंगे बराबर -1 के, कब, जब तो जनाब क्या होता है हमारे पास, देखो अगर ये बात आप समझे, ये जब परपेंडिकुलर होगा तब ये केस होगा। तो देखो शॉर्ट लैंग्वेज में हम इसको बोल, जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है इसको लोग बोलते हैं m1,
और इसको बोलते हैं M2, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास, तो यहाँ पे भी M1, यहाँ पे M2। तो आप जानते हो जब हमारे पास दो चीज़ हमारे पास परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों स्लोपों का जो भी प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये कहानी तो चलो समझ में आ गई। उसको उधर भेज देंगे हमारे पास, तो एक स्लोप निकल आएगा हमारे पास। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात कर ले हमारे पास, देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल हो या स्लोप ऑफ टेंजेंट हो, ये आगे वाली बात समझ में आ गई हमारे पास, यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो अगर एक कोई सा भी निकल आएगा हमारे पास, उसको वहाँ पे 1 भेज देंगे हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट है हमारे पास। दूसरे कंडीशन की बात करें हमारे पास, वो पुलिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी देखो इसमें, देखो इसके इसी के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में कोई पूछ ले एट x1 y1 पॉइंट में। ठीक है, तो इसकी कंडीशन होती है हमारे पास x1, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है y माइनस y1, फिर वहाँ पे आ जाता है डिवाइड बाई dx किसका, फिर यहाँ पे किस पॉइंट में डिवाइड बाई, अब ये तो बताना पड़ेगा हमारे पास डिवाइड बाई dx किस पॉइंट में निकाल लो हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास x1, y1। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में किए, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये कोई हमारे पास सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसका मतलब ये होता है किस पॉइंट में आप डिवाइड बाई dx निकालो। तो जनरल सी बात थी। फिर इसके बाद डिवाइड बाई dx जब निकालो तो किस पॉइंट में निकालो, यहाँ पे आ जाएगा x1, मतलब ये आ जाए x माइनस का x1, ये फार्मूला होता है। चलो तो ठीक है, आपने ये बता दिया हमारे पास कि जो x1 और जो y1 है हमारे पास, ये तो बता दिया हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास, या क्वांटिटी ऑफ पॉइंट है। लेकिन ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है जनाब आपको, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये बता रहा है हमारे पास, ये जो पॉइंट हमारे पास ये बता रहा है x1 y1 की आप किस कंडीशन में पास, मतलब पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट मतलब ये कहीं ना कहीं तो जहाँ पर टेंजेंट आई होगी, तो कहाँ से आई होगी हमारे पास, तो पासिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, किस पासिंग पॉइंट से आई है हमारे पास, तो कह सकते हो वो कौन सा पॉइंट है हमारे पास, x, y। ठीक है, और ये कहाँ पे x1, y1 क्या है कि किस कंडीशन में कर्व और टेंजेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ठीक है, अगर देखो इसको देखो क्या बात थी, मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी हमारे पास, तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हुआ हमारे पास यहाँ पे डिवाइड बाई dx होता है। ये तो डिवाइड बाई dx है, इसी का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई dx का मतलब ये तो होता है हमारे पास स्लोप, और स्लोप का लोग कैसे कहते हैं m1। देखो डिवाइड बाई dx का मतलब स्लोप, स्लोप को लोग क्या कहते हैं m1। तो न चाहते हुए भी लोग इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, m1। तो लोग यहाँ से भी समझ लेना, अब m1 की जगह पे निकालना यहाँ पर x1, y1। ठीक है, तो इतनी बात समझ में। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की कोई बात करो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जो भी लाइन ड्रॉ होगी ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, तो जाहिर सी बात है अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो नॉर्मल हमारे पास जब ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास पूरी तरीके से, परपेंडिकुलरली जब ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास, तब वहाँ से एक नॉर्मल हमारे पास क्रिएट होगा हमारे पास, मतलब सॉरी टेंजेंट क्रिएट होगा हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल लाइन। ठीक है, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, देखो x, y1, ठीक है, बराबर किसके आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे जगह छोड़ के सीधा भी ये लिख दे x, y। अब अगर दूर दूर से बताओ, ये जो y1 और x1 के यहाँ पास एक कांटेक्ट पॉइंट है हमारे पास, और ये क्या हमारे पास जहाँ से वो पास हुई है। ठीक है, लेकिन जब हमें डिवाइड बाई dx यहाँ लिखना पड़ेगा, तो जो हमने बात करी हुई थी कि ये दो मल्टीप्लाई में होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, मतलब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं। अगर m1 बराबर हमने कहा था माइनस का बराबर m2। ठीक है, तो अगर इसकी अगर बात करें हमारे पास, तो अगर यहाँ पे अगर हमारे पास नॉर्मल की बात करें, तो नॉर्मल पॉइंट में आ जाएगा माइनस का डिवाइड बाई dx। क्यों आ जाता है, क्योंकि अब ये चीज़ समझ आ रहा है, क्योंकि लोग तो फॉर्मूला रख लेते हैं हमारे पास, लेकिन मेन चीज़ इसमें होती है वो कहाँ से आता है, बस कहीं से नहीं आता। ये जो कंडेंसी है हमारे पास, ये इससे उस तरफ चला जाता है हमारे पास, तो ये माइनस का 1/2 बन जाता है, माइनस का 1/m2 बन जाता है। तो लोग इसको ये ना लिख करके पता क्या लिख देते हैं, माइनस का m2। बात समझ में, ये इतने फॉर्मूले अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल के, अभी आराम से सब लोग मिलकर करेंगे, आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, बहुत सरल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमें कह सकते हो 6 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, आराम से निपटा देंगे। उसके बाद बात कर लेंगे जो भी रेट के क्वेश्चन हमारे पास करने हैं, उसका क्या सिनेरियो है, उसमें 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, आसान से जल्दी खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तभी उसको बाद में रखा हुआ है। ठीक है जनाब, तो कोई कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन वाले ने दिया हमारे पास, कह रहा है फाइंड करना है हमारे पास, क्या फाइंड करना है, ईओटी। देखो आप शॉर्ट में लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा क्यों, आप जो भी एक ईओटी फाइंड मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है हमारे पास, जो भी कर्व है, जहाँ पे क्या है लाइन टू कर्व दी हुई है हमारे पास, क्या दिया हुआ है कि y बराबर इन्होंने दिया अंडर रूट के अंदर 5x माइनस का 3। ठीक है ना, विच इज पैरेलल, देखो विच इज
पैरेलल। देखो इसमें हाईलाइट क्या करना है हमारे पास, किसकी इक्वेशन किसके कर्व के बराबर में निकालना है, किसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, तो इस वाले की निकालनी। और क्या दिया, पैरेलल दिया। पैरेलल केस में क्या होता है, तो बराबर में होते हैं ना दोनों, टेंजेंट और नॉर्मल है ना, दोनों पैरेलल, वो तो बराबर में आ जाते हैं, m1 बराबर m2 हो जाता है। फिर वहां पे किसकी मतलब पैरेलल है किसके, नॉर्मल की इक्वेशन क्या दी हुई है, तो ये बता रहे पैरेलल है टू लाइन, जो भी किसकी लाइन की पैरेलल है, और जो पैरेलल है हमारे पास जैसे नॉर्मल की बात कर रहा है हमारे पास, तो 4x2 बराबर में क्या है प्लस का 3 बराबर में 0। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है हमारे पास, तो क्या करेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले अब हमारे पास तो हमें जनरल फॉर्मूला तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, आसानी से याद रहेगा। हमारे पास हमें बात करी थी y, y1 बराबर में, ओके यहाँ पे आ जाए dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट में dy बाई डी एक्स निकालना, x कॉमन y1 में, ठीक है। क्या माइनस हो जाए, x कॉमा y1 कॉमन हो जाए, ठीक है, मतलब माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जिस दिन निकालना हमारे पास उस दिन हमें y1 और y2 की वैल्यू नहीं पता हमारे पास, ठीक है ना। तो अभी किसको कैसे देखेंगे हमारे पास, सबसे पहले जो लाइन हो, जो भी जिस इक्वेशन की टेंजेंट, मतलब जिस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है उसको हमने रिलेट कर लिया हमारे पास y1 बराबर अंडर रूट के अंदर 5x1 माइनस का 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जनाब, इसका अब हम करें डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब यही होता है, मतलब टेंजेंट का मतलब ही होता है डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसका हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स करना, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 अपॉन y1 मतलब डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ये, तो इसका अंडर रूट का क्या डिफरेंशिएशन है, अंडर रूट के अंदर जो भी बैठा हुआ है x1 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 5 जिस दिन ऊपर जाएगा, क्योंकि x तो वेरिएबल है हमारे पास, तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का, बताओ जनाब, माइनस का x1, ठीक है। चलो यहाँ से तुमने डिवाइड बाई डी एक्स निकाल दिया, किस पॉइंट में निकालना हमारे पास, x1 y1 पॉइंट में निकाल दिया, ठीक है। अगर तुमने ये निकाल दिया, ठीक है, लेकिन आपने जो जनाब निकाल दिया हमारे पास, कि आपने ये निकाल दिया, अब हम कैसे निकालें, ठीक है। तो x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी, हम तो यहाँ पुट कर देंगे हमारे पास, और वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, तो x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर वही हो जाएगा। लेकिन x1 और y1 की वैल्यू मिले कैसे, तो हमने थोड़ा शुरुआत में भी ये बताया हुआ था कि अगर पैरेलल का केस हो, देखो पैरेलल का केस होता है दोनों के स्लोप, ये लर्निंग पॉइंट है, आप याद रखिए, जब भी पैरेलल का केस आता है, पैरेलल मतलब दो नॉर्मल, और जाहिर सी बात है नॉर्मल और टेंजेंट हमारे पास कैसे पैरेलल के दोनों के स्लोप m1 y1 बराबर हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप तो दिया ही नहीं गया, जो भी हमने कर्व निकाला ईओटी स्लोप नहीं दिया गया। अबे इसका डिवाइड बाई डीएक्स निकाल दिया, तो हाँ निकाल दिया, तो डिवाइड बाई डीएक्स ही तो स्लोप होता है, मतलब ये क्या, ये स्लोप दिया हुआ, हाँ ये स्लोप दिया, मतलब टेंजेंट का स्लोप आ गया, कैसे नॉर्मल का स्लोप आ जाए, तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ तो नॉर्मल कुछ गिवन है क्या, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, किसकी इक्वेशन होती है, नॉर्मल की इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, लेकिन इसमें तो हमारे पास किसको डिवाइड बाई डीएक्स कर दें क्या, देखो अगर इसका हम डिवाइड बाई डीएक्स अगर निकालने जाएंगे हमारे पास, तो वहां से कहीं ना कहीं लंबा केस हो जाएगा, ठीक है। लंबा केस ये हो जाएगा भाई, इसका डिवाइड बाई डीएक्स निकालो फिर इसके बराबर निकालोगे, तो इसका भी मान लो कल को बहुत बड़ी चीज आ गई, तो इसका डिवाइड बाई डीएक्स निकालना तो सरल है हमारे पास, ठीक है ना। इसका अगर डिवाइड बाई डीएक्स निकाल लिया तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट कैसे निकालें, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी। ए मतलब क्या होता है, ये आगे देखो ए हमेशा कैसे लेगा, निगेटिव के साथ लेना है, तो ये ए हमारे पास निगेटिव के साथ लेना है, और ये बी, तो हालांकि इसके बराबर अगर हम m2 का स्लोप निकालने जा रहे हैं ना, तो m2 का स्लोप कितना हो गया, एक वैल्यू माइनस का 4 और नीचे वाली कितने माइनस का 2, ओवरऑल आंसर जब कट जाएगा तो कितना 2 आ जाए, यानी m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, यानी m2 की वैल्यू तो तुमने 2 निकाल ली है, जो ये जो 2 आई है हमारे पास, अब इसका क्या करें, तो हमने बात कर रही है ना पैरेलल है ना, दोनों को बराबर करा दो। तो जिस दिन हमने पैरेलल की वजह से देखो यार, देखो ये जो मेथड है ना, ये अच्छा मेथड है, इसी यही मेथड है, यहाँ से वैल्यू सीधे ए कॉमन डायरेक्ट आप निकालो, क्यों डिफरेंशिएशन में निकाल जाने जा रहे हो, बात समझे। और हाँ सर डिफरेंशिएशन में निकाल तो आंसर थोड़ा अलग आएगा, माइनस में भी आएगा प्लस में भी आएगा, आंसर थोड़ा अलग आएगा, समझ रहे हो आप। डायरेक्ट इससे निकालो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब जब हमारे पास पहले वाली लाइन हमारे पास कंडीशन लगानी है, हमारे पास जाहिर सी बात इसका जिस दिन हमें 2 अंडर रूट के अंदर बराबर करेंगे x1, देखो ये ऊपर जाएगा तो x1 जो था वो वेरिएबल, तो उसका काम तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास बराबर में कितना 2 है, तो यार देखो इसको सॉल्व कराना रहेगा हमारे पास, उसका होल स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है। जिस दिन होल स्क्वायर कर दे रहे हैं बोथ साइड, उस दिन कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। अलग होने का मतलब ये कुछ जो ऊपर है यहाँ पास कैसे दिखने लगेगा, ये जनाब हमको 25 दिखने लगेगा, और अच्छा ये जो 2 है उसको उधर भेज दे रहा है, तो ये तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा हमारे पास, ये भी तो सिस्टम है 16 हो गया। डिनोमिनेटर में जो चल रहा है हमारे पास ये लिखा हुआ है 25x माइनस का 3, क्यों ऐसा, क्योंकि होल स्क्वायर अंदर रूट में था ना। अभी यहाँ से रफ होकर के अगर जिस दिन इधर चला जाएगा तो कोई गलत फहमी वाली बात तो रहेगी नहीं हमारे पास। सॉल्व कर दो तो 16 पंचे कितना 80 और ये 48, अभी जिस दिन इधर जाएगा उस दिन कितना बन जाएगा, यहाँ ख्याल से 73 बनेगा। यहाँ पे 80x, अभी x1 की वैल्यू कितनी आएगी 330x। अच्छा ये कितनी आएगी हमारे पास, x1 की वैल्यू कितनी आएगी जनाब,
73/80 आ गया हमारे पास। अब इसका क्या करें, तो इसका क्या करें, फॉर्मूला क्या है ये, अरे x1, और देखो इसमें पूछा फाइनल इक्वेशन, तो ये जो आंसर होते हैं ना ये अभी नहीं निकालते हैं, वो सामने से आप पूछेगा। देखो इसमें क्या होता है, अभी कंफ्यूज हो रहे होगे कि इसमें y1 और x1 की वैल्यू नहीं निकालते क्या, ये जो है ये पासिंग पॉइंट है, वो जो पासिंग पॉइंट क्वेश्चन अलग से देगा हमारे पास, उसमें केवल केवल कोऑर्डिनेट देगा और कहेगा फाइंड करो पासिंग पॉइंट, समझ, वो अलग से बताएगा। तब आपको तब x1 और y1 इसी में अटेप से निकालना पड़ेगा, और जो हमारे पास y है और x है हमारे पास ये भी निकालना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं, समझ में आई, ये पॉइंट कब निकालना होगा, y वाला और x वाला, जब हमारे पास वो पूछेगा पासिंग पॉइंट। खैर पर लेकिन x1 की वैल्यू कहाँ पे, अब क्या करें हमारे पास, क्योंकि x1 की वैल्यू निकले, y1 की वैल्यू नहीं निकली, तो ध्यान से देखो ना, हमने किसको y1 को इसको x1 माना था, ये तो ऐसा इसको आपने y1 मान लिया था, हाँ ये y1 है, तो अब क्या करें हम, तो इसको आप क्या करें इसके अंदर सीधे सीधे आप x1 की वैल्यू रखो। x1 की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास, मतलब 73/80, ठीक है 80 दी गई, और उसके बाद क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करना -3, जिस दिन ध्यान से देखो दिन 5 से कट जाएगा, 16 बचेगा हमारे पास, यानी x1 के अंदर कितना आ गया, आपको डिनोमिनेटर में 16 बचा ना, और यहाँ पे अरे साला यहाँ पे पता है -2 भी चल रहा है, यहाँ पे -2 खैर क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, क्योंकि देखो ये तो अंडर रूट के था हमारे पास तो बच गया, क्योंकि कांस्टेंट ये भी, ये जो था ये डिफरेंशिएशन करने में 0 हो ही गया, तो इतनी बड़ी बात कोई है नहीं, ठीक है। तो इसको अगर जिस दिन सॉल्व कर लेंगे उस दिन आंसर कितना आ जाएगा, -3/2। अच्छा जब सॉल्व करने में अंडर रूट सॉल्व तो -3/2, जैसे -1 की वैल्यू भी आ गई और x1 की वैल्यू आ गई, तो आप पुट करो ना इसके, अब यहाँ पे कैसे वैल्यू पुट करें, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, तो ये तो अभी निकालनी नहीं, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी थी, -3/4, तो -3/2, तो ये कैसे प्लस हो जाएगा, मतलब ये 3/2 हो जाएगा हमारे dy/dx। अब dy/dx बराबर क्या करें, इसकी क्या वैल्यू, तो इसकी जगह वैल्यू अब रखना है, क्या कितनी अच्छी बात है। देखो ये हमारे पास, देखो ये dy/dx x, y में, इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू क्या रखे हमारे पास, तो dy/dx क्या है हमारे पास, ये है dy/dx, ये किसके बराबर हो जाता है, m1, मतलब ये पूछा, ये लीजिए जो लिखा हुआ ये m1 है, तो m1 बराबर क्या पुट कर दो, m1 बराबर m2 है, तो m2 के देखो m1 भी जब दोनों बराबर होते हैं तो किसी की भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो m1 बराबर हमने क्या लिया था, 2 लिया था ना, क्योंकि m1 बराबर m2 है, m2 मतलब क्या हो गया, इसके क्वेश्चन जो हमें स्लोप निकाला था यहाँ पे जो -a/b 2 है, तो इस जगह डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि m1 बराबर m2 है, अब चाहे m2 रखो चाहे m1 रखो, बात है कि हमारे पास, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है, 73/80, तो ये इक्वेशन फाइनल है, हाँ ये इक्वेशन इसकी क्या फाइनल है, समझ में बात आ रही है आपको, जो स्टेप थे आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, एक बार और स्टेप बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम चालू रखते हैं अपना कार्यक्रम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्वेश्चन वाले ने सिर्फ पूछा था कि इक्वेशन ऑफ टेंशन आपको बतानी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे आपके पास टेंशन की क्वेश्चन दी थी, नॉर्मल की क्वेश्चन दी थी, आपको समझना रहेगा कि टेंशन की क्वेश्चन है, नॉर्मल की क्वेश्चन, और कंडीशन कैसा पैरेलल है, तो ये पैरेलल का केस, और देखो ये तो पता है टेंशन की क्वेश्चन आपने इसका dy/dx, इसको x1 इसको y1 मान के, टेंशन की बात हो रही है तो x1 y1 मान के आपने dy/dx कर लिया। अच्छा फिर आपको नहीं समझ में कि अब हम उसके आगे करें क्या, फिर हमने कहा ये नॉर्मल है जनाब आपका, तो नॉर्मल है तो इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप आपने फॉर्मूले से डायरेक्ट लगा दिया, dy/dx का यूज नहीं किया, माइनस का a/b, और माइनस हमेशा माइनस का ध्यान रखना है आपका, जब इसका माइनस का a/b लगाया हमारे पास 4 अपॉन, मतलब -4/-2 आया, तो उसको आपने कट करके आपने 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से m2 आ गया और ये हमारे पास m1 आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया हुआ, फिर आपने दोनों के इक्वेशन बराबर रखा, ऐसे दोनों के इक्वेशन को आपने m1 बराबर m2 रख के क्या निकाला, x1 की वैल्यू निकाली, क्योंकि जिस दिन x1 की वैल्यू हमको मिल गई थी 73/80, तो उस दिन तो फॉर्मूला था, तो आपने इसको y1 माना था, इसको x1 माना था, तो आपने क्या किया कि x1 की वैल्यू आपने यहाँ पुट करके y1 की वैल्यू निकाल दी। अच्छा फिर आपने फॉर्मूला को देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या है y1 है, यहाँ पे क्या x1 है, तो आप क्या करें जरा हमारे पास, तो इसकी जगह आपने सिंपल सा यूज क्या किया कि आपने इसकी जगह फॉर्मूला आपने वैल्यू पुट कर दी, लेकिन dy/dx/x1 - x2 ये क्या हमारे पास, ये कुछ नहीं जनाब, ये हमारे पास m1 है, तो m1 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देते, ये जो m1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 ना पुट करके m1 की वैल्यू ये वाली पुट कर देते जो भी dy/dx है, तो देखने में थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा था, तो ये आपने देखा कि m1 बराबर m2 है, तो क्यों ना m2 की वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि a बराबर b तो b बराबर a होगा, तो हमने क्यों ना m2 की वैल्यू पुट कर, जहाँ से सिंपल आंसर कितना 2 हमें पास मिल गया हमारे पास, तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन हो गई। कुछ कठिन था क्या, कुछ कठिन नहीं था हमारे पास। अब इसी में आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आपके लिए नोट करा दिया जाएगा, आप आराम से करो, आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। क्या इतना ही आंसर है क्या, नहीं भाई साहब इतना आंसर थोड़ी है ये इसके बाद आप सॉल्व करना, आप सॉल्व करना थोड़ी बताएंगे आपको, क्यों यहाँ से आप सीधे सीधे एलसीएम ले लो, ये अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लोगे, फिर एक क्वेश्चन लिख के आगे उस क्वेश्चन को आपको जरूर बता दे रहे हैं, उसमें आ जाएगा 80x है क्या, हाँ, तो 80x - का 14y + का 3,
ठीक है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ये आएगी फाइनल लाइन की इक्वेशन। यहाँ पे 40 है, यानी 40y, यहाँ पे 103 है, 40y प्लस का 103। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास। ये माइनस है यहाँ पे 80x माइनस का 40y प्लस का। देखो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन अच्छा है जो लास्ट में करेंगे, जहाँ से हमने ओरिजिन पास वाला, उसमें इस वाले वैल्यू निकालनी पड़ती है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे पास आराम से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे।